वेलकम बैक एवरीवन। आर ओ की जो सीरीज चल रही है उसमें नेक्स्ट टेस्ट पर आ जाइए। 20 प्रश्न है, इसमें प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम पॉलिटी के प्रश्नों पर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर जो भी नया टेस्ट आएगा वहाँ तक पहुँच सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था, पूछ रहा है। सरदार बलदेव सिंह, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जगजीवन राम। देखिए, सरदार बलदेव सिंह तो थे, रक्षा विभाग था इनके पास। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी थे, कृषि विभाग था। जगजीवन राम श्रम विभाग था इनके पास। ठीक है, तो पहले तो कौन कौन मेंबर है यही प्रश्न है, और विभाग या मंत्रालय से रिलेटेड ही पूछ सकता है कि कौन कौन से विभाग थे इनके पास। डॉक्टर एस राधाकृष्ण इसमें नहीं है, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अंतरिम सरकार 1946 की, ये तालिका इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार देख लेते हैं सबको। ठीक है, यह है क्रम, यह है सदस्य, यह है जो उनके पास विभाग या मंत्रालय था। जवाहरलाल नेहरू जो थे वो परिषद के उपाध्यक्ष थे। विदेश मामले थे उनके पास, राष्ट्रमंडल संबंधित मामले थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास सूचना और प्रसारण, ठीक है, और गृह विभाग था। जॉन मैथाई के पास उद्योग एवं आपूर्ति विभाग। जगजीवन राम के पास श्रम विभाग था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य एवं कृषि। सरदार बलदेव सिंह के पास रक्षा विभाग। लियाकत अली खान के पास वित्त विभाग, और अब्दुल रब निस्तार के पास पोस्ट और एयर विभाग। आसफ अली के पास रेल एवं परिवहन। ये सब याद रखिएगा। और सी राजगोपालाचारी शिक्षा और कला। एस राधाकृष्णन थे ही नहीं मेंबर, तो उनके पास कोई भी विभाग नहीं। गजनाफर अली खान के पास स्वास्थ्य विभाग, और जोगिंदर दर नाथ मंडल के पास कानून विभाग। सी एच भाभा के पास कार्य खान और विद्युत, और आई चुंदरीकर के पास व्यापार था। तो एस राधाकृष्णन का नाम नहीं है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा बनाया गया, पूर्ण राज्य बनाया गया। देखिए, सिक्किम को सह राज्य का दर्जा मिला था 35वें संविधान संशोधन के द्वारा, और यहाँ पूछ रहा सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य बनाया गया, यानी इनको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, वो था 36वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो 35वें संविधान संशोधन अधिनियम 1974 ने सिक्किम को भारतीय संघ के सहयोगी राज्य का दर्जा प्रदान करके संविधान के तहत राज्य के एक नए वर्ग की शुरुआत की। हालांकि 1975 में हुए जनमत संग्रह में सिक्किम को भारत का अभिन्न अंग बना दिया गया। परिणाम स्वरूप सिक्किम को भारतीय संघ का पूर्ण राज्य यानी 22वां राज्य बनाने के लिए 36वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू किया गया, जो हुआ था 1975 में। इन सभी टेस्ट की आप फुल टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हैं RO की। ठीक है, 399 उसका प्राइस है, लेकिन करंटली एक ऑफर चल रहा है जिसमें आपको 149 में जो है पूरे साल के लिए सीरीज़ मिल जाएगी। ये सीरीज़ आपको बेनिफिट देगी। जो री एग्ज़ाम होगा मई में, और जो न्यू एग्ज़ाम होगा नवंबर दिसंबर में, दोनों के लिए। ठीक है, इतनी कम इसलिए रखी है ताकि सब लोग इसे अफोर्ड कर सकें। तो आप 149 में इसको ज्वाइन कर सकते हैं। फुल टेस्ट PDF टेलीग्राम पर मिलेगा। कुछ ही दिन के लिए ऑफर है, फिर 399 ही पे करना होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 लागू करने के बाद कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की स्थापना की गई? 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों की स्थापना की गई। देखिए, भारत सरकार ने 1953 में यानी 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग नियुक्त किया। तो अध्यक्ष कौन है? फजल अली, इस चीज़ को याद रखेगा। जिसमें 2 अन्य सदस्य थे, कौन कौन? KM पणिकर और HN कुंजरू। ये इतनी 3 लाइनों की 2 लाइनों की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, इस पर प्रश्न बनते हैं। इसने सितंबर 1955 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और मोटे तौर पर राज्यों के पुनर्गठन के आधार के रूप में भाषा को स्वीकार किया, लेकिन इसने एक भाषा एक राज्य के सिद्धांत को खारिज कर दिया। आयोग ने 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित क्षेत्रों के निर्माण का सुझाव दिया। भारत सरकार ने राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 और 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के तहत भारतीय नागरिकता की समाप्ति नहीं की जा सकती? स्वैच्छिक त्याग, बर्खास्तगी, वंचित करना,
प्रकृतिकरण, कोई स्वेच्छा से त्याग कर दे, भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। भारत सरकार उसको बर्खास्त कर दे, भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। वंचित उसको कर दो, भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। प्राकृतिकरण के द्वारा तो भारत की नागरिकता अर्जित की जाती है, वंचित नहीं। तो ये नहीं है, डी नहीं है, डी आंसर है। देखिए, नागरिकता अधिनियम 1955 नागरिकता खोने के 3 तरीके निर्धारित करता है, चाहे वह अधिनियम के तहत हासिल की गई हो या संविधान के तहत इससे पहले हासिल की गई हो, अर्थात स्वैच्छिक त्याग से, बर्खास्तगी से और वंचित करना। जबकि वही अधिनियम निम्नलिखित के आधार पर नागरिकता प्राप्त करने का प्रावधान करता है। प्राप्त कैसे करोगे? जन्म ले लो भारत में, वंश आपका भारत से हो, पंजीकरण करवा लो, प्राकृतिकरण और क्षेत्र का समावेश। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव कीजिए। सूची 1 में है प्रावधान और सूची 2 में है संविधान का भाग। आपातकालीन प्रावधान किसमें, नगरपालिकाएं किसमें, अधिकरण यानी ट्रिब्यूनल किसमें और नागरिकता यानी सिटीजनशिप किसमें। नागरिकता का तो सभी को पता होगा, भाग 2 में है, यह है संविधान के भाग। अधिकरण यानी ट्रिब्यूनल, ये हैं ट्रिब्यूनल हैं 14 के ए में, यानी 14 के ए में। नगरपालिकाएं हैं 9th का ए और आपातकालीन प्रावधान है भाग 18, 10, 15, 16, 17, 18। तो ए का हो गया 4 और बी का हो गया 2। ए का हो गया 4, बी का हो गया 1, सी का हो गया 2। ए का हो गया 4, बी का हो गया 1, सी का हो गया 4 और डी का हो गया 3। बी है इसका आंसर। 4 2 4 1 2 3, 4 1 2 3। ठीक है, नगरपालिकाएं हो गई, संविधान, नागरिकता हो गई संविधान के भाग 2 में, नगरपालिकाएं हो गई 9 के ए में। ठीक है, 19 नहीं बल्कि 9th का ए है वो। ठीक है, रोमन में ये 9th है, ये 10th है। ट्रिब्यूनल हो गए, ये 10th है, ये 4 है, तो 14 के ए में। और आपातकालीन प्रावधान हो गए 10th, 5, 15, 16, 17, 18, भाग 18 में। निम्नलिखित राज्यों के गठन का सही कालानुक्रम क्या है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है। तो सन 2000 में जो है उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ और बिहार से निकला था झारखंड। सबसे पहले 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश से निकला छत्तीसगढ़। उसके बाद 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश से निकला उत्तराखंड और फिर 15 नवंबर सन 2000 को बिहार से निकला झारखंड। तो ऑप्शन नंबर डी सी है इसका आंसर। ठीक है, सन 2000 में क्रमशः मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार के क्षेत्रों से 3 और नए राज्यों को बनाया गया। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड, बिहार से झारखंड। ठीक है, ये भारतीय संघ के क्रमशः 26वां, 27वां और 28वां राज्य बने। छत्तीसगढ़ 1 नवंबर सन 2000 को, उत्तराखंड 9 नवंबर सन 2000 को और झारखंड 15 नवंबर सन 2000 को। इम्पोर्टेंट है और इसी क्रम में याद रखिएगा। नीचे मौलिक अधिकारों पर विचार करना है, उन्हें भारतीय संविधान में उनकी उपस्थिति के क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, कालानुक्रम है। तो भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं, पहले 7 थे। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। समानता का अधिकार जो है 14 से 18 में है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 में है और शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24 में हो गया। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार 29-30 में। तो सबसे पहले 14 से 18 वाला आ जाएगा, समानता का अधिकार, उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार, यानी 4, 3, 2 फिर 1, यानी डी हो जाएगा इसका आंसर। तो ये भारतीय संविधान के भाग 3 में 6 मौलिक अधिकार हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, पहले 7 थे। संपत्ति के अधिकार को अब लीगल राइट बना दिया गया, उसको 300 के ए में डाल दिया गया, का में। तो समानता का अधिकार 14 से 18 में, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 में, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार 29-30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा का, याद रखिएगा, इस पर प्रश्न बनते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। अनुच्छेद 19(1)(1) के तहत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल है पत्रकारिता की स्वतंत्रता, टेलीफोन पर बातचीत की टेपिंग के खिलाफ अधिकार, मौन रहने की स्वतंत्रता, हड़ताल करने का अधिकार। अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत पत्रकारिता का अधिकार है, मौन रहने की स्वतंत्रता है, टेलीफोन पर बातचीत की टैपिंग के खिलाफ अधिकार है, लेकिन हड़ताल पर जाने का अधिकार नहीं है। शांतिपूर्वक सभा करने का अधिकार है, हड़ताल पर जाने का अधिकार नहीं है। हड़ताल को हटा दीजिए, जहाँ जहाँ हड़ताल है वो नहीं होगा। 1 2 3 सी है इसका आंसर। देखिए, अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल है अपने विचारों के साथ साथ दूसरे के विचारों का प्रचार करने का अधिकार, पत्रकारिता की स्वतंत्रता, व्यावसायिक विज्ञापनों की स्वतंत्रता, टेलीफोन पर बातचीत की टैपिंग के खिलाफ अधिकार है, प्रशासन का अधिकार है अर्थात इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर सरकार का एकाधिकार नहीं है, किसी राजनीतिक दल या संगठन द्वारा बुलाए गए बंद के खिलाफ अधिकार है, हालांकि जो करंट गवर्नमेंट है इसका उल्लंघन करती है। ठीक है, सरकारी गतिविधियों के बारे में जानने का अधिकार है, मौन रहने की स्वतंत्रता है, किसी अखबार पर प्री सेंसरशिप लगाने के खिलाफ अधिकार है, प्रदर्शन या धरना देने का अधिकार तो है लेकिन हड़ताल करने का अधिकार नहीं है। ये इम्पोर्टेंट है और ये लाइन डालकर स्टेटमेंट में कई बार रखी गई है, एग्जाम में प्रश्न बनाए गए हैं। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रिट व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा करता है? 5 प्रकार की रिट है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट दोनों निकाल सकते हैं। हाई कोर्ट 226 अनुच्छेद के तहत, सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा करती है। वंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस बोलते हैं इंग्लिश में। देखिए, वंदी प्रत्यक्षीकरण का शाब्दिक अर्थ है सशरीर उपस्थिति, यानी यह न्यायालय द्वारा उस व्यक्ति को जारी किया गया एक आदेश है जिसने किसी अन्य व्यक्ति को हिरासत में लिया है ताकि उसके सामने उसके शरीर को पेश किया जा सके। इसके बाद न्यायालय हिरासत के कारण और वैधता की जांच करती है। यदि हिरासत अवैध पाई जाती है तो यह हिरासत में लिए गए व्यक्ति को मुक्त कर देगा। इस प्रकार यह रिट मनमानी हिरासत के विरुद्ध व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करती है। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप फुल टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हैं। ठीक है, करंट जो ऑफर है वो 149 का है और जो MRP है वो 399 की है। प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार सम्मिलित है, ऊपर था ये प्रश्न। अगर इस तरह से पूछ ले तो आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 19(1)(a। ठीक है, एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता है नहीं। प्रश्न क्रमांक संख्या 9 की देख लीजिए एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कानून की उचित प्रक्रिया का सिद्धांत शामिल है? अनुच्छेद 21, 19, 13, 17। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 21। देखिए, अनुच्छेद 21 घोषित करता है कि किसी भी व्यक्ति को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। यह अधिकार नागरिकों और भारत में रह रहे जो विदेशी हैं उन दोनों को उपलब्ध है। मेनका गांधी केस हुआ था कि 1978 का, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 की व्यापक व्याख्या करके गोपालन के मामले में अपने फैसले को खारिज कर दिया। इसलिए उसने फैसला सुनाया कि किसी व्यक्ति के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को एक बार विधि द्वारा ही वंचित किया जा सकता है, बशर्ते उस विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया उचित और निष्पक्ष हो। दूसरे शब्दों में कहें तो इसने अमेरिकी अभिव्यक्ति कानून की उचित प्रक्रिया का परिचय दिया है। तो जो सर्वोच्च न्यायालय है अपने प्रीवियस निर्णय को खारिज कर सकता है, दूसरा निर्णय दे सकता है, इसे बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू। अमेरिका से लिया आइए। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जो है वो सही है? 2 कथन है यहाँ पर। अनुच्छेद 21 किसी भी कारखाने, खाद्यान्न या निर्माण कार्य या रेलवे जैसी अन्य खतरनाक गतिविधियों में 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है। बाल श्रम निषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986 इस दिशा में सबसे महत्वपूर्ण कानून है भारत में। बिल्कुल है, दूसरा वाला करेक्ट है। ये 14 वर्ष से कम होगा, 16 नहीं, केवल दूसरा वाला सही है। देखिए, अनुच्छेद 24 किसी भी कारखाने, खाद्यान्न या निर्माण कार्य या रेलवे जैसी अन्य खतरनाक गतिविधियों में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है। तो 14 वर्ष से कम है ना कि 16, लेकिन यह किसी भी हानि रहित या निर्दोष कार्य में उनके रोजगार पर रोक नहीं लगाता।
बाल श्रम निषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986 इस दिशा में सबसे महत्वपूर्ण कानून है। अच्छा, इसमें आगे संशोधन भी हुआ है, एक वर्ड जोड़ा गया है इसमें। बाल श्रम निषेध एवं विनियमन संशोधन अधिनियम 2016 ने मुख्य अधिनियम का नाम बदलकर क्या कर दिया? बाल और किशोर श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम 1986 कर दिया। ठीक है, तो एक वर्ड जोड़ दिया है यहाँ पर, किशोर। बाल और किशोर श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है, इनकरेक्ट है? 3 है यहाँ पर, इनकरेक्ट नहीं होगा इन तीनों में से, तो आंसर डी दिया जाएगा। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत एक आधुनिक लोकतंत्र राज्य के लिए एक बहुत व्यापक आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक कार्यक्रम का गठन करते हैं। उनका उद्देश्य संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के उच्च आदर्शों को साकार करना है। वे एक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को मूर्त रूप देते हैं, न कि पुलिस राज्य की जो औपचारिक युग के दौरान अस्तित्व में थी। उपरोक्त में से कोई भी गलत नहीं है। बिल्कुल उपरोक्त में से कोई भी गलत नहीं है, ये तीनों के तीनों सत्य हैं। डी है इसका आंसर। तो राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, इंग्लिश में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, एक आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य के लिए एक बहुत व्यापक आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक कार्यक्रम का गठन करते हैं। उनका उद्देश्य संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के उच्च आदर्शों को साकार करना है। वे एक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को मूर्त रूप देते हैं, न कि पुलिस राज्य की जो औपनिवेशिक युग के दौरान अस्तित्व में थी। संक्षेप में वे देश में आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र स्थापित करना चाहते हैं, तो डी सही हो जाएगा आंसर। भारत के संविधान में मूल अधिकार किस समिति की सिफारिश पर जोड़े गए? बहुत पूछा गया एग्जाम्स में प्रश्न। सरदार स्वर्ण सिंह समिति, डी है इसका आंसर। देखिए 1976 में मूल कर्तव्यों, इंग्लिश में बोलते हैं इनको फंडामेंटल ड्यूटीज, की सिफारिश करने के लिए सरदार स्वर्ण सिंह समिति की स्थापना की गई, जिसकी आवश्यकता आंतरिक आपातकाल के समय महसूस की गई थी, यानी 1975 से 77 के दौरान। समिति ने संविधान में मौलिक कर्तव्यों पर एक अलग अध्याय शामिल करने की सिफारिश की। इसमें इस बात पर जोर दिया गया कि नागरिकों को इस बात के प्रति जागरूक होना चाहिए कि अधिकारों के साथ उन्हें कुछ कर्तव्य भी निभाने हैं। 16वां प्रश्न है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया प्रदान करता है? अनुच्छेद 61, ऑप्शन नंबर डी। देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया से संबंधित है। यह संविधान के भाग 5 में शामिल है। अब इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया से जुड़ी कुछ खास बातें। ठीक है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। देखिए जितना ऊपर के प्रश्न इंपॉर्टेंट है, उनसे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक्सप्लेनेशन, क्योंकि प्रश्न में सब कुछ घुसाया नहीं जा सकता, तो एक्सप्लेनेशन पे बहुत ध्यान दीजिए। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का जो आरोप है, संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। महाभियोग की प्रक्रिया में एक सदन आरोप तय करता है और दूसरा सदन आरोपों की जांच करता है। महाभियोग को इंग्लिश में इम्पीचमेंट बोलते हैं। महाभियोग की प्रक्रिया में संसद के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य भाग लेते हैं, और राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के बाद राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। 7वां प्रश्न, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को किसके लिए मित्र एवं मार्गदर्शक माना जाता है? राष्ट्रपति के लिए प्राक्कलन समिति, लोकलेखा समिति, वित्त मंत्री। लोकलेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, 15 + 7, 15 होते हैं लोकसभा से, 7 होते हैं राज्यसभा से। एग्जाम्स में कई बार प्रश्न बना है। प्राक्कलन समिति सबसे बड़ी समिति इसको माना जाता है। इसमें 30 सदस्य होते हैं, 30 के 30 लोकसभा से होते हैं। राज्यसभा का इसमें कोई भी सदस्य नहीं होता। देखिए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, अंग्रेजी में कंप्ट्रोलर वर्ड है, हिंदी में नियंत्रक लिखा है। भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग का प्रमुख होता है CAG। वह सार्वजनिक धन का संरक्षक है। केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर देश की संपूर्ण वित्त प्रणाली को नियंत्रित करता है। लोकलेखा समिति के कर्तव्यों के पालन में CAG द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। वास्तव में जो CAG है वो इस समिति के मार्गदर्शक, मित्र और दार्शनिक के रूप में काम करता है। चलिए, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए किसी व्यक्ति के पास कौन सी अर्हता होना आवश्यक नहीं है? भारत का नागरिक हो, 5 वर्षों तक किसी हाई कोर्ट का न्यायाधीश रहा हो, 7 वर्षों तक किसी हाई कोर्ट में वकील रहा हो, राष्ट्रपति की राय में प्रतिष्ठित विधिवेत्ता हो। देखिए इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, 5 सालों तक
किसी हाई कोर्ट में न्यायाधीश रहा हो, ठीक है। 10 सालों तक किसी हाई कोर्ट में वकील रहा हो, ये गलत है। यहाँ 10 साल होना चाहिए। राष्ट्रपति की राय में प्रतिष्ठित विधिवेत्ता हो, ठीक है, सी गलत है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए। 5 वर्षों तक किसी उच्च न्यायालय में यानी हाई कोर्ट में उसका न्यायाधीश रहा हो या लगातार रहा हो। 10 वर्षों तक किसी हाई कोर्ट में वकील रहा हो तो 7 वर्ष नहीं है, 10 वर्ष होना चाहिए। राष्ट्रपति की राय में एक प्रतिष्ठित विधिवेत्ता हो। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरणों या अधिकरण कह लो का प्रावधान करता है, यानी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। तो ऊपर था तो ये 323 के ए में है, ये 323 के ए में अनुच्छेद 323 ए संसद को सेवा के मामलों से संबंधित विवादों का निर्णय सिविल न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों से हटाकर प्रशासनिक अधिकरणों या न्यायाधिकरणों के समक्ष रखने में सक्षम बनाता है। अनुच्छेद 323 ए के अनुकरण में संसद द्वारा असंतुष्ट लोक सेवकों को त्वरित और सस्ता न्याय प्रदान करने के लिए वर्ष 1985 में प्रशासनिक न्यायाधिकरण या अधिकरण अधिनियम पारित किया गया 1985 में। 20 प्रश्न है इसमें। अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय केंद्र शासित प्रदेश का अपना उच्च न्यायालय हाईकोर्ट नहीं है? लद्दाख का, दिल्ली का, पुडुचेरी का, जम्मू और कश्मीर का। अभी कम से कम 25-30 प्रश्न और आएंगे, ठीक है। कंटिन्यूस चलेगा पॉलिटी 50-60 प्रश्नों तक। देखिए, दिल्ली का तो खुद का हाई कोर्ट है, दिल्ली का खुद का हाई कोर्ट है। पुडुचेरी का खुद का हाई कोर्ट नहीं है। पुडुचेरी जो है अपना काम धाम करवाता है मद्रास हाई कोर्ट से, ठीक है, या मद्रास हाई कोर्ट या चेन्नई हाई कोर्ट के अंडर में है पुडुचेरी, तो इसका नहीं है, और नहीं ही बताना है अपने को। जम्मू कश्मीर का है, लद्दाख का नहीं है। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के अंदर लद्दाख भी आ जाता है। तो 1 का नहीं है और 3 का नहीं है। जहाँ जहाँ दिल्ली है उसको हटा दीजिए, 2 को हटा दीजिए, 4 को हटा दीजिए, 1 और 3 सी है इसका आंसर, ठीक है। जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय का जो क्षेत्राधिकार है वो जम्मू कश्मीर में है और दूसरा लद्दाख में है, तो लद्दाख का नहीं है। दिल्ली हाई कोर्ट का अधिकार क्षेत्र दिल्ली में, मद्रास उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र एक तो तमिलनाडु राज्य पर हो गया और दूसरा पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश पर हो गया। तो पुडुचेरी का नहीं है, लद्दाख का नहीं है, दिल्ली का है, जम्मू कश्मीर का है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, प्रश्न बनते हैं इस पर। 20 हो गए क्या? तो 20 प्रश्न हो गए, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा 1 से 2 बार। फुल टेस्ट PDF आप परचेज कर सकते हो, नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। हर दिन प्रैक्टिस करते रहिएगा। धन्यवाद।